बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय यमन इवा की किस्त नंबर 23 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप अवीम की बात कर रही थी। आबिया कुछ देर बाद संभल कर जहन में कुलबुलाते सवाल आखिर पूछ बैठी। इसके जुमले पर अरफा चौंकी। राफिया ने गहरा सांस भरा और सर हिलाया। हाँ अरफा, तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? आई थिंक तुम्हें अपने ब्लंडर्स खुद बताना चाहिए, शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। राफिया ने रुख मोड़कर बड़ी बहन को देखा तो इसकी बात पर अरफा लब को चलने लगी। आबिया नासमझी से दोनों को मुंतज़िर नज़रों से देखने लगी। आबिया, मैंने अवीम के बारे में जो भी बातें की, इसकी लालच की फ़ाइल के बारे में, वो सब झूठ था, सब सच, ये सच नहीं है। अरफा ने शर्मिंदगी से अपनी गलती का एतराफ़ किया। आबिया की आंखें फैल गईं। वो लालची नहीं है। पापा की नाइंसाफ़ियों के बारे में जान गया था। इब्राहिम इसे सब बता चुका था। वो तुम्हारी तलाश में आया था। इसने तुम्हारे लिए हमारे दिन ब दिन गिरते बिजनेस से मर्जिंग की। तुमसे निकाह करने की शर्त यही थी। वो नहीं, हम लालची थे। हमने इस मर्जिंग और बिजनेस शेयर के लिए तुम्हारा निकाह कर दिया। इसने सिर्फ इसीलिए बिजनेस शेयर्स लिए क्योंकि इब्राहिम की ख्वाहिश थी कि पापा की प्रॉपर्टी में तुम्हें भी हक मिले। इसकी प्रॉपर्टी इतनी है कि तुम्हारी 40% तो खैरात कर दे, इससे फ़र्क ना पड़े। वो वाकई मोहब्बत करता है, पॉसेसिव है। हम अपनों की बुरी नीयत और जुल्म से बचाया है इसने। कुदसिया मुलाजमा को भी इसने भेजा था। कुदसिया ने जितना तुम्हारा ख्याल रखा या परवाह की, वो सब अवीम करवाता था। अरफा ने नदामत भरे लहजे में सब सच्चाई और अवीम की हकीकत खोल कर आबिया के सामने रख दी। आबिया का दिल थक से रह गया था। इसकी फ़िक्र और बेचैनी, इसके बार बार रोकने के बावजूद आबिया का मर्जी करना इसे याद आया। हर बार ऐसी ही हरकत पर वो गुस्सा होता था। आबिया जो इसकी बात को दिल में लिए फिरती थी, आज इसके रवैयों की वजह पता चली थी और इसका दिल ज़ोर से धड़क उठा था। वो फ़िक्रमंद होता था कि अपनों से ही नुकसान ना उठा ले। वो इससे इसी के लिए लड़ता था, मगर कभी इसे सच्चाई नहीं बता सका। शायद इसके लिए इन हकीकतों से परेशान ना हो, उदास ना हो, दुखी ना हो। आबिया सब सुनकर सर डाले बैठी थी। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अवीम के लिए दिल में मोहब्बत बढ़ गई थी। इसके बारे में जब गलतफहमियों का शिकार हुई थी तब भी वो अवीम से नफ़रत नहीं कर पाई थी, मगर आज इसका अलग मुकाम बन गया था दिल में। वो इतनी गलत नहीं थी। अवीम ने ही कभी इसे वजाहत नहीं दी थी, मगर वो गिल्टी हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो आबिया, मैं बहन बनकर तुमसे तुम्हारा हक छीनने जा रही थी। आई एम सॉरी। अरफा हाथ जोड़ती रो पड़ी थी। आबिया की आंखें नम हो गई थी। दोनों बहनों को देखने लगी। इन बहनों के प्यार के लिए तरसती थी। अक्सर सोचती थी कब इनकी मुखलिस मोहब्बत हासिल होगी, कब वो दोनों अपने बराबर इसे भी रखेंगी। आज वो ख्वाब पूरा हो गया था। वो दोनों के गले लग गई। इसे बहनें चाहिए थी। इसके लिए इतना बहुत था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अरफा और राफिया इसे खुद में कीमती मताह की तरह समेट गई। वो रात गम की रात थी, मगर भारी नहीं थी। इस रात दिल में उदासियों और तलखियों के बादल छट गए थे। अगले दिन आबिया इनके रोकने पर भी नहीं रुकी थी। इसे वापस जाना था, अवीम से बात करना थी, माफ़ी मांगना थी। इसकी शादी सर पर थी। इसने गुलाबी चेहरा लिए बहनों को ये बात बताई। इस बार वापसी पर पहली बार इसकी सौतेली माँ इसके सामने आकर इसके सर पर हाथ रख रही थी। आबिया शौक से इन्हें देखती रह गई। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है। दोनों घरों में शादी के हंगामे गूंज उठे थे। हर तरफ अफरा तफरी और गहमा गहमी थी। मेहमानों की आमद हो रही थी। इरमा और आबिया मायों बैठ चुकी थी। जर्द लिबास में इसकी शफाफ रंगत खिल रही थी। इरमा तो चहचहा रही थी। सबसे मिलती तारीफ़ें वसूल करती अनोखी मायों की दुल्हन थी। ये सब इसे बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मा कर एक तरफ बैठने का वो सोच ही नहीं रही सकती थी। दिया पकड़ कर इसे कमरे में बिठाती जिद हो रही थी, मगर इसे कभी सेल्फीज़ का ख्याल आ जाता तो कभी व्लादिमीर का। बार बार दिया से सवाल करती, कभी दादी का सर खाती। शादी से पहले इसने जैसे ठान ली थी सबके सर में दर्द करके ही जाएगी। वो दूसरी तरफ आबिया गुलाबी चेहरा लिए अपने कमरे में ही बंद थी। शिफा हुंजा के साथ साथ नोयान दखान भी छेड़छाड़ में हिस्सा ले रहे थे। वो इनके जुमलों में सुर्ख पड़ती, चेहरा छुपा लेती थी।
दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेहंदी का दिन आन पहुंचा था। एहराम साहब ने अपने ही घर के वसी और ईज़ लॉन में सब इंतज़ाम और सजावट करवा ली थी। जर्द और सफ़ेद फूलों से पूरा घर सजाया हुआ था। लॉन में हर तरफ लाइटिंग और फूलों की सजावट की हुई थी। एक तरफ स्टेज बनाकर इस पर 2 झूले रख दिए गए थे जो पूरे फूलों की तरह भरे हुए थे। सब कुछ सेट था। परेशानी की बात यह थी कि दूल्हे गायब थे। मायों तक तो इनकी ज़रूरत नहीं थी, मगर अब मेहंदी के मौका पर सब लोगों ने दुल्हनों का पूछना था। सालिक कॉल पर बस एक ही बात दोहरा रहे थे, आ जाएंगे, फिक्र नहीं करें। एहराम साहब की बड़बड़ाहटें अरूज पर थी। मेहमान आ चुके थे। सालिक ने एहराम साहब को कॉल करके सब संभालने और अवीम की कंडीशन का बता दिया था। एहराम साहब का दिल धक से रह गया था। व्लादिमीर पहुंच चुका था। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहनकर इसने ज्वाइन कर लिया था और अवीम का सबसे कह दिया था कि इसका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आना मुश्किल है। फंक्शन एहतमाम पजीर हो गया तो एहराम साहब ने घर वालों को भी बता दिया। अब सब गुस्से की बजाय तशवीश में मुब्तला हो गए थे। क्या मसला है यार, ये अवीम भाई आखिर क्यों नहीं आए? क्या वाकई इनका एक्सीडेंट हुआ है? नोयान माथा मसलते परेशानी से बोला। शिफा और हुंजा भी परेशानी से बैठी थी। कुछ भी सही से पता नहीं चल रहा था। जयान भी बिना कुछ बताए मेहंदी के दौरान ही कहीं चले गए थे। ये दखान कहाँ गायब है सुबह से? ऐसी क्या मसरूफियत है? बहन की शादी पर भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से जयान भी मेहंदी के फौरी बाद जाने कहाँ गायब हो गए। पहले अवीम और सालिक इन्हें आए, अब इनकी कमी थी। जाने चल क्या रहा है? हालांकि दुकान की गैर मौजूदगी महसूस हो रही थी, मगर फिक्र अब ने परेशानी में बदल चुकी थी। आधी अधूरी बात ने मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर दिया था। शिफा इनकी बात पर मुंह बनाकर रुख फेर गई थी। इससे भी कम गुस्सा नहीं था दुकान पर। इतना प्यारा तैयार हुई थी वो, पर देखने वाला ऐसा गायब था कि अब तक नहीं आया था। खुद भी नहीं आया, कॉल्स भी अटेंड नहीं की। आबिया को वक्त से खाना खिलाकर हाला ने सुला दिया था क्योंकि वह थकन और परेशानी से ही निढाल हो रही थी। सब अभी यही बात डिस्कस कर रहे थे जब इसी वक्त तेज़ी में दखान घर पहुंचा था। दखान कहाँ थे तुम? नोयान इसे देखकर सीधा हुआ। हॉस्पिटल में था, जाना ज़रूरी था। वो थका थका सा सोफे पर आकर गिरा। सब मुतवज्जा हो गए। शिफा नाराज़ नज़रों से इसे देख रही थी। एटलीस्ट शादी के दिनों में ये सब एक तरफ छोड़ दो। पूरे पाकिस्तान में एक तुम ही अच्छे सर्जन नहीं हो। अवीम का सच सच बताओ, वो कहाँ है? कि एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? कोई कहता है वो आया नहीं, कोई कहता है आ गया है, बस एक्सीडेंट। कभी कोई सीधी बात नहीं बताता। परेशानी से बुरा हाल था। हालांकि इसकी थकन ज़दा बेहाल हालत देखकर भड़क उठी थी। अवीम की परेशानी ने भी गुस्सा दिलाया था। सबके उल्टी सीधी बातों ने दिमाग घुमा दिया था। मामा यार, एक्चुअली अवीम भाई का वाकई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो बुरी तरह इंजर्ड हैं। इनके लिए ही हॉस्पिटल में था। दखान के परेशान लहजे में कही हुई बात पर सबके होश उड़ गए। दखान की 12 बजाती शक्ल तो इशारा दे रही थी मसला कोई बड़ा है। इनको आज सुबह अमेरिका से यहाँ लाए सालिक चाचू। सफ़र ने बुरी हालत कर दी थी भाई की। सुबह सुबह कॉल आई थी चाचू की, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर इनके लिए पहले ही रूम और डॉक्टर रेडी किए। ब्लीडिंग इतनी स्टार्ट हो गई थी कि बस बहुत मुश्किल से कंट्रोल की इनकी कंडीशन। अब वो संभल गए तो आया हूँ, इसने तफसील से बताया। सब परेशान हो गए। वो अपना दुखता सर दबाए धीमे लहजे में बोल रहा था। थकन ने असाब को बुरी तरह झंझोड़ दिया था। नोयान परेशानी से उठकर जयान को कॉल मिलाने लगा। अब अवीम को देखे बिना इसको चैन नहीं मिलने वाला था। अब ठीक तो है ना? वो कोई परेशानी की बात तो नहीं था खान? या अल्लाह, मेरा बच्चा तकलीफ़ में था और हमें पता ही नहीं चला। कुछ दिन पहले बात हुई थी, इतनी कमज़ोर आवाज़ लग रही थी। कोई मसला है वो टाल गया। दिया को बताया किसी ने? हाला फिक्रमंदी से बोल रही थी। बहन की फ़िक्र भी साथ में सताने लगी। ही इज़ स्टेबल नाउ। अब कोई परेशानी की बात नहीं, वरना मैं घर ना आता। वो ठीक थे तभी आया हूँ। आनी को बता दिया। एहराम दादा सब घर वालों को ले गए थे, वहीं थे वो लोग। अब आए हैं हम साथ ही। आपको इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अवीम भाई नहीं चाहते बिया को कुछ पता चले। इसने इत्मीनान दिलाया और हाला को वजाहत दी। तो अब इनके पास कौन रुका हुआ है? हुंजा ने बेचैनी से टहल कर मोबाइल पर बात करते नोयान को देखकर इससे पूछा। रयान चाचू वगैरह तो हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, बस बाबा रुक गए हैं भाई के पास। वो थकन के बावजूद तहम्मुल से सबके जवाब दे रहा था। जानता था वो सब अवीम के लिए परेशान है। मैं भी जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ज़रूरत पड़े तो रुक जाऊँगा, वेट मत करना। नोयान कॉल करके वहाँ आता बता रहा था। आखिरी जुमला हुंजा को देखकर बोला तो वो सर हिला गई। मुझे भी ले चलो। ऐसे कहाँ चैन आएगा? एक नज़र देख आती हूँ। बिया तो अब सो गई है। हाला भी उठ खड़ी हुई। नोयान इनके लिए रुक गया। खाना ही दे दे मुझे, भूख से बुरा हाल है। दखान पे चारगी से कहते हुए शिफा को देखता उठा और रूम की तरफ बढ़ गया। हाला शॉल ले आई थी। वो दोनों चले गए। मैं खाना भिजवाती हूँ, तुम जाकर ड्रेस
दो। हुंजा जो फ्री बैठी थी शिफा से कहकर उठी तो वो सर हिलाकर दखान के पीछे गई। इसे ड्रेस निकाल कर दिया, शावर लेने चला गया तो खुद वहीं बेड पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। खाना दखान के आने तक हुंजा ने गर्म करवा कर भेज दिया था। दखान सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। वो बिस्तर पर सीधी होकर नीमतराज होती का मुझे सही से देख रही थी। लगता है बहुत नाराज़ है मुझसे। चेंज क्यों किया आपने? मेरा वेट ही कर लेती। दखान ने खाना खाकर बर्तन एक तरफ रखे और जाकर हाथ धोए। रूम में आकर एक भरपूर नज़र इस पर डाली जिसने चूड़ली और हैवी ड्रेस से तो जान छुड़वा ली थी, मगर अब सादा लिबास में मीठे मीठे मेकअप के साथ सीधी दिल में उतर रही थी। क्यों वेट करती? बता कर गए थे क्या मुझे? चुपचाप चले गए थे। हमेशा ऐसा ही करते हैं। पूरा दिन कॉल्स करती रही, वेट करती रही, सब पूछते रहे तुम्हारा, और मुझे पता तक नहीं था। शिफा नाराज़ होने लगी। वो इसकी फूली फूली सूरत देखकर मुस्कुराया और पास बैठा। सॉरी, अमीन भाई की कंडीशन सुनकर सब भूल गया था। ऊपर से जब यहाँ पहुँचे तो हालत बहुत ख़राब थी। बड़ी मुश्किल से इनकी ब्लीडिंग रोकी। बहुत बुरी हालत है, इतने वीक और पील हो रहे थे। वो आहिस्ते से शिफा के दोनों हाथ थाम कर बता रहा था, दखान वो अब ठीक तो है ना? शिफा ने भी फिक्रमंदी से पूछा। दखान ने इस बात में सर हिलाकर इसके गिर्द हिसार बांध लिया। सब ठीक है, वो भी ठीक है। बिया सो गई? अच्छी लग रही थी क्या? मुझे मिस किया इसने? दखान इसे अपने करीब करके सीने से लगाए नीमतराज होता पूछने लगा। शिफा इसे पूरे दिन की रुदात सुना रही थी और वो चुपचाप इसका चेहरा तकता सुन रहा था। एक तका देने वाले दिन के बाद अब जाकर कुछ सुकून मिला था इसे, अवीम की तबीयत की वजह से भी और शिफा की नाराज़गी दूर करके भी। अवीम के बारे में सब सुनकर घर में अजीब टेंशन ज़्यादा माहौल हो गया था। मिसेस मारिया, दियाला और इरमा तो पहली फुर्सत में जाकर इससे मिलाई थी, तब कुछ सुकून मिला था। अवीम बहुत कमज़ोर हो रहा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कहती थी ना, अवीम उल्टे सीधे कामों में उठने बैठने लगा है। पहले आपके यही काम थे, अब अवीम 2 हाथ आगे है। दियाला तो घर आते ही सालिक से लड़ने लगी थी। अवीम का इस खूबसूरत मौका पर भी ऐसा हाल इन्हें रुला रहा था। कितना खुश था अपनी शादी को लेकर, और अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, कमज़ोर और जर्द सा। इरमा की वजह से वो इसके पास रुक भी नहीं सकी थी। इट वॉज एक्सीडेंटली, डोंट क्राई, ही इज़ फाइन। सलित बेचारगी से बोले। सबको यही कहा गया था, यही बेहतर था। वो सबको वजाहत नहीं दे सकते थे। पागल मत बनाएं, ज़िंदगी गुजार दी आपके साथ, सब पता है मुझे। एक्सीडेंट में व्लादिमीर को भी गोली लगी और अवीम को भी, एक साथ एक ही वक्त। आप 2 कम थे। इरमा ने भी ऐसा ही ढूंढ लिया। दिया इनके बहलावे में नहीं आ रही थी। ओके, सॉरी, सो सॉरी। आइंदा अवीम को इन सब बातों में नहीं पड़ने दूंगा। मैं कब ऐसा चाहता था यार। दिया को गले से लगाकर सर थपथपाते यकीन दिलाया था। वो अवीम को देखने के बाद से बार बार रो रही थी। सालिक, अब अगर अवीम या आप अमेरिका गए तो मैं कभी बात नहीं करूँगी, नाम भी ना सुनूँ मैं। वो रोते हुए वार्न कर रही थी। सालिक ने जल्दी से सर हिलाया। वो खुद भी अवीम के लिए डर गए थे। अब कभी नहीं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अवीम को जिस कंडीशन में देख चुका हूँ न डी, अब कभी इसे दूर नहीं जाने दूंगा। दिया के बाल सहलाते वो नम आंखों से बोल रहे थे। दिया कुछ पुरसुकून हो गई। वहाँ इरमा छुपके से गेस्ट रूम में सोए व्लादिमीर के सर पर पहुँच चुकी थी। आवाज़ पर चौंक कर वो उठा तो जर्द लिबास में चमकती रंगत लिए इसे घूर रही थी। इरमा, यू ओके? सोई नहीं है अभी तक? व्लादिमीर ने रात का 1 बजाती घड़ी की तरफ देखा और फिर नज़र दोबारा इस पर टिका दी। पहले बताओ, इतने दिन बाद क्यों आए? जल्दी आने का कहा था ना, फिर क्यों देर की? वो सीने पर बाजू लपेटे माथे पर बल डालकर सवाल करके। व्लादिमीर की नज़र भटक भटक कर इसके चेहरे की तरफ जा रही थी। इसने रुख फेर लिया। इसे देखता रहता तो शायद खुद पर कंट्रोल खो बैठता। आई एम सॉरी, तुम्हारा काम बढ़ गया। आई एम सॉरी, थोड़ा काम बढ़ गया था और वक्त पर पहुंच तो गया था आज, बट डोंट वरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अब जाकर सो जाओ, थकी हुई लग रही हो। वो चेहरा दूसरी तरफ किए फिर से सोने लगा। इरमा को इसका इग्नोर करना बुरा लग रहा था। फंक्शन में तो वो घूर घूर कर देखता रहा था, और अब तुम बदल गए हो। अब मेरा बात करना भी बुरा लग रहा है। मैं नहीं थकी, ओके? मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं, और तुम भी नहीं सोओगे। इसका कंफर्टर खींच कर गुस्से से बोली। वेरी बैड इरमा, इट्स हर्टिंग। व्लादिमीर बाजू को झटका लगने से कराह कर रह गया। ज़ख्म अभी ठीक से भरा नहीं था। वो परेशान हुई। व्लादिमीर, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी। इस पर झुक कर फिक्र से पूछती इसका दिल धड़का गई थी। वो बेबसा इसे देखने लगा। इरमा, इसे पुकार कर बाजू उठाता इसे खुद में समेट गया। इरमा इस अचानक हरकत पर बौखला गई। मैं ठीक हूँ, मगर तुम ठीक रहने नहीं दे रही। इस पर झुक कर
तपता लम्स इसके रुखसारों पर छोड़ता अपनी बेचारगी बयान करने लगा। अच्छा छोड़ो, सो जाओ, जाने दो मुझे। वो घबरा कर इसका हिसार तोड़ने लगी। दिल इसके पुरशिद्दत लम्स पर बेढंगेपन से धड़कता, कानों में शोर मचा रहा था। व्लादिमीर इसकी हालत पर मुस्कुराया। ओके, जाकर सो जाओ, कल मिलते हैं। इसकी शफाफ पेशानी को छूकर मायनी खेजी से कहते हुए इसे आज़ाद किया। वो जवाब दिए बिना भाग कर रूम से निकल गई थी। अपने कमरे में आकर सीने पर हाथ रखते सांसें दुरुस्त करने लगी। जलते गाल सहलाती नफ़ी में सर हिला गई। नोयान इस वक्त हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में अवीम के पास बैठा इसका चेहरा देख रहा था। हाला भी दूसरी जानिब बैठी इसकी कंडीशन का हाल देख रही थी। सफ़ेद शफाफ रंगत में सर्दी खुली हुई थी। लब आपस में सख्ती से पेवस्त थे। आंखों के गिर्द वाज़िया सर्कल थे। इन ग्रे चमकती आंखों की चमक भी मानत पड़ी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे। वो हाला को होले होले जवाब देता इत्मीनान दिला रहा था। हुआ कैसे सब? इतनी हालत ख़राब हो गई तुम्हारी? हाला इसे देखती नाराज़ हो रही थी। बता रहा हूँ ना, छोटा सा एक्सीडेंट था, ठीक हो जाएगा। अब बार बार सवाल करके तंग मत करें। ज़यान के जवाब पर वो पूरी पलट कर इन्हें घूरने लगी। आपकी ज़बान का तो वैसे भी एतबार नहीं, ये इतना नन्ना एक्सीडेंट लग तो नहीं रहा। हालत नज़र आ रही है। हाला अपने मखसूस तीखे लहजे में जवाब दे रही थी। ज़यान तौबा करने लगे। अवीम ने नज़र घुमाकर नोयान को देखा तो मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, घबरा क्यों रहे हो नोयान? अवीम के धीमी नरम आवाज़ पर नोयान का दिल चाहा ज़ोर से इसके गले लग जाए और दूर ना हो। बड़े भाइयों की तरह रोब झाड़ता, अकड़ दिखाता और गरूर करता ही अच्छा लगता था वो। जानता हूँ अब ठीक है, पहले जैसे ठीक चाहिए आप हमें। आबिया ने देखा तो रो पड़ेगी। नोयान खफगी से इसे देख रहा था, जिसके जर्द कमज़ोर चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी जच रही थी। हाला अब भी ज़यान से बहस कर रही थी। इसे मत बताना, सबको मना किया है, इसको पता ना चले। रुलाना ही तो नहीं चाहता इसे, अब तक बहुत रोई है। अवीम इसके जिक्र पर ही संजीदा हो गया। अपने असली अंदाज से वार्न कर रहा था। नोयान ने सर हिला दिया। खैर, फंक्शन अच्छा रहा आज का? अवीम ने आंखें बंद करके सांस बहाल करते हुए सवाल किया। ये सवाल वो दिया से, इरमा से, ज़यान से और सबसे ही बारी बारी पूछ रहा था। आबिया के लिए फ़िक्रमंद था। जाने बाप के बिछड़ जाने के बाद कैसी होगी? शायद अकेले बैठकर रोती होगी। जी अच्छा रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि दूल्हे गायब थे। रौनक की नहीं थी। नोयान ने उदासी से इसे देखकर बताया। आबिया ठीक तो है ना नोयान? अवीम ने इसे देखकर आखिर पूछ लिया। रात के इस पहर अब दिल मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिल चाह रहा था वो सामने आ जाए और इसे खुद में समेट ले। जी हाँ ठीक है, अपसेट थी अपने फादर की वजह से, मगर बहनों ने संभाल लिया। इन्होंने माफ़ी मांगी, प्यार दिया। जब वापस लौटी तो उदासी के साथ खुशी भी थी। जल्दी संभल गई है क्योंकि आदि नहीं थी बाप की और हम सब ने फुल टाइम दिया। नोयान तफसील बता रहा था। वो सर हिला गया। आज मेहंदी पर पिक्चर्स तो बनाई होंगी, सेंड करो मुझे। इसने साइड टेबल पर पड़े न्यू मोबाइल को उठाया जो व्लादिमीर इसका और अपना ले आया था और सालिक ने सिम इशू करवा दी थी। इसका तो बिना मोबाइल के अब तक जाने कैसा गुजारा हो रहा था। अब तबीयत संभलते ही मोबाइल उठाया। जी बनाई थी, भेजता हूँ अभी। नोयान ने फ़ौरन पिक्चर्स इसके नंबर पर सेंड की। और अब जाओ, बस आनी थकी हुई लग रही हैं, आराम करो दोनों घर जाकर, मुझे भी रेस्ट करना है। सोऊंगा अब। पिक्चर्स मिलते ही इसने बोला तो वो सर हिलाकर उठा। अवीम कहो तो रुक जाती हूँ। हाला इसके पास आई। इट्स फाइन आनी, लुक एट मी, आई एम ओके। ज़यान चाचू पास हैं। इट्स टू मच फॉर मी, अवीम ने नरमी से कहा। एक नज़र इसका चेहरा देखते हुए दोनों लौट कर चले गए। ज़यान भी इसके ज़ख़म वगैरह एक नज़र चेक करके अपनी जगह पर सो गए। रात गहरी हो रही थी। वो मोबाइल पर सब पिक्चर्स देखने लगा। आबिया की पिक्चर्स पर रुका। जर्द लिबास, फूलों का जेवर पहने, नज़रें झुकाए, सुर्ख गुलाबी चेहरा लिए वो बैठी थी। पिक्चर्स करीब की थी, मासूम नाजुक सी नकूश वाज़ा थे। अवीम बेताबाना इसे देखता रैपिड स्क्रीन पर ही होंठ रखता इसकी पिक्चर को चूम लिया। इसकी एक एक पिक्चर को देखते हुए आंखें भारी होने लगी तो मोबाइल सीने पर रखकर आंखें मूंद गया। इससे बात करने पर अपनी कमज़ोर आवाज़ कैसे छुपाता? वो सुनती तो घबरा जाती, सवाल करती और अवीम यही नहीं चाहता था। बस इसे देख कर ही सुकून मिल गया था। आबिया रात भर सोती जागती अवीम को ही सोचती रही। वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, ना बात कर रहा था, ना मेहंदी पर आया था। क्या वो नाराज़ है या दिल भर गया, या गुस्सा इतना है या कोई मसला है? पर क्या? सवालों ने दिमाग ख़राब कर दिया था। बेचैनी से करवटें बदलती, बेसुकूनी का शिकार हो रही थी। इरमा व्लादिमीर कब पहुँचे थे पाकिस्तान?
बहाने से इरमा को मैसेज करके पूछा, शायद अवीम की भी खबर मिल जाए। हाँ, 3-4 बजे तक आए थे। मैं छोड़ूंगी तो नहीं ऐसे, अभी जाकर पूछती हूँ, याद दिला दी। वो तो मैसेज का जवाब देते ही गायब हो गई थी। आबिया चाहकर भी अवीम का नहीं पूछ सकी। अपनी कम हिम्मती पर गुस्सा आने लगा। अवीम के लिए दिल मज़ीद परेशान हुआ। इसकी याद पागल कर रही थी। जाने किस पहर नींद मेहरबान हुई थी। बेसुकूनी को कुछ सुकून मिला था। अगले रोज़ हाला ने इसे जल्दी नहीं जगाया था। वो आराम से नींद पूरी करके जागी तो दिन के 10 बज रहे थे। फ्रेश होकर अभी निकली थी कि हाला ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। इसे अपने पास बिठाकर नाश्ता करवाया। आबिया मुतज़ब्ज़िब सी इन्हें देखती खाती रही। थोड़ी देर तक नोयान और दखान भी आ गए। इतनी क्यूट क्यों लग रही हो, वजह बताओ ज़रा। छुप छुप कर कोई क्रीम्स तो नहीं यूज़ कर रही। नोयान ने शरारत से इसका गुलाबी शर्मीला चेहरा देखकर पूछा। वो मज़ीद शर्मा गई। अवीम भाई को सोचती है और क्या, हमसे क्यों शर्मा रही है। जिससे शर्माना चाहिए, इनका तो नाक में दम किए रखती हो। दखान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। भाई ऐसी बातें नहीं करें। शर्म से रूह हंसी होती वो बोली तो दोनों कहका लगाकर हंसे। हाला ने घूर कर दोनों को चुप करवाया। वो कल व्लादिमीर भाई तो आ गए ना फिर। आबिया ने झिझक कर अवीम का पूछना चाहा मगर चुप हो गई। दखान और नयान खूब समझ रहे थे। हाँ आ गए खैरियत से, और परसों तुम्हारे रिसेप्शन के फौरी बाद फ़्लाइट है मराकश की। दखान जानबूझकर यहाँ वहाँ की तफसील बताने लगा। आबिया के लिए गिलास में जूस निकालती हाला रुख मोड़कर मुस्कुराई। आबिया मुंह बसोड़ रही थी। ये जूस पियो और अपने भाइयों के साथ बातें करो। शाम को इरमा के साथ पार्लर जाना है, रेडी रहना। हाला इसका माथा चूमकर हिदायत देती उठकर चली गई। वो सर हिलाकर जूस का गिलास लिए परेशान सी तक रही थी कि अवीम का कैसे पूछे। और सालिक अंकल भी आ गए हैं क्या, इसने फिर से पूछा। नोयान शरीर मुस्काए छुपाए चुप कर इसकी बेचैनी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जी हाँ आ गए हैं, कल ही, वो भी व्लादिमीर के साथ। दखान ने अब भी कंधे उचकाकर बताया। लाइम कलर फ्रॉक में नर्वसी नम बालों की लिट्टे चेहरे से हटाती लब कुचल रही थी। जूस एक सांस में पीकर आंखें मींच ली। बेचैनी बढ़ रही थी। तो वो नहीं आए क्या। वो कौन, आपको पता तो है किन का पूछ रही हूँ। और इनकी चालाकी पर नाराज़ हुई थी। हमें कैसे पता चलेगा, क्या किसी ने आना था। एक दूसरे को देखकर शरारत से पूछने लगे। वो अवीम नहीं आए। हमें क्या पता, इनसे पूछो ना। दोनों भाई इसके सवालात पर मज़े ले रहे थे। कैसे पूछूं, कॉल अटेंड नहीं करते। बताते बताते रोहानसी हुई। वो दोनों बौखला गए। आबिया पागल, दोनों ने फिक्र से कहा। सारा मजाक और शरारत इसकी नम आंखों पर ख़त्म हुआ। वो नहीं आएंगे, वो नाराज़ है। मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, मेरी इंसल्ट होगी। वो नहीं आएंगे। वो बच्चों की तरह आंखें रगड़ती रोकर कह रही थी। हम मजाक कर रहे थे पागल लड़की। नोया ने वीडियो स्टॉप करके इसे गले से लगाया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। व्लादिमीर भाई आ गए, अवीम नहीं आए। वो छोड़ गए मुझे। वो रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी। दखान के हाथ पैर फूल गए थे। हाला ने देखा तो इनकी खैर नहीं। शादी के दिन इसे रुला बैठे थे। बिया मेरी गुड़िया, बात सुनो मेरी, रो मत। दखान ने इसके आंसू साफ करते हुए नरमी से पुकारा तो भीगी आंखों से इसे देखने लगी। वो आ गए हैं, कुछ तबीयत नहीं ठीक, इसलिए हॉस्पिटल में है। तुम्हें वो छोड़ सकते हैं। दखान ने प्यार से समझाया। इसके सवाल से पहले वो हॉस्पिटल लफ्ज़ पर अटक गई थी। क्या हुआ इनको भाई। वो ठीक है, परेशानी से तड़प कर पूछने लगी। अपने शकूक पर अफसोस हुआ। इसे यही डर था अवीम को कुछ हो ना गया हो। दिल घबरा कर जैसे धड़कना भूल गया था। अब ठीक है, परेशान मत हो। अब रोकर अपनी आंखें ख़राब मत करो। प्यारी दुल्हन नहीं बनोगी। नोयान ने इसे तसल्ली देते हुए मज़ाहिया अंदाज से कहा। वो सर हिलाती जल्दी से आंसू साफ करके थी। अगर अच्छी दुल्हन ना बनी और अवीम ने ना देखा तो वो ये रिस्क अब नहीं ले सकती थी। जल्दी से खुद को कंपोज करने लगी। दिल को ज़रा सुकून मिला तो वो आ गया था। हॉस्पिटल में था मगर आ गया था। वो अवीम खान था। वो आबिया को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो वादा खिलाफ नहीं था। वो इसके बगैर रह ही नहीं सकता था। इसे तो आना ही था। वो मुतमईन हो गई थी मगर वो हॉस्पिटल में था, ये बात बेचैन कर रही थी। अवीम के मोबाइल पर नोयान ने वीडियो भेजी थी। वो हैरान सा आबिया की परेशानी और घबराहट देख रहा था। लाइम कलर ड्रेस में वो हमेशा की तरह बेहद मासूम लग रही थी। वो बार बार वीडियो देख रहा था। वो नर्वस सी इसके बारे में सवाल करती सीधा दिल में उतर रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। सालिका कियान कॉल पर बात करते इसे ही देख रहे थे। एहराम साहब भी करीब बैठे इसे देखते हुए सेब काट रहे थे। छोटे छोटे पीसेस काट कर वो इसके मुंह में दे रहे थे और बस स्क्रीन पर नज़र गाड़े लेटा हुआ था। रख दो अब ये सर, सुकून कर लो पहले। एहराम साहब चिढ़कर बोले तो वो चौंक गया। सालिक भी कॉल बंद करके वहीं आ बैठे। सुकून है इसमें, जो करें। अभी होश सही से नहीं आया थके मेरा मोबाइल उठाकर कॉल्स कर रहा था। इसे लगता है पाकिस्तान की सारी जिम्मेदारी इसी पर है। सालिक ने तंजिया लहजे में
बताते हुए इसे घूरा। हो गया आप दोनों का, अब आप दोनों भी ज़रा सांस ले लें, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो मुंह बिगाड़ कर बदलिहाजी से बोला था। इसके इस दिल जलाते अंदाज पर बाप दादा तो अश अश कर उठे थे। वेल डन, लग रहा है होश व हवास में लौट आए हैं। बदमिजाजी अरूज पर पहुंच चुकी है। सालिक भी नाक चढ़ाकर इसे देख रहे थे। चुप कर जाओ दोनों, अगर याद हो तो बाप बेटा वो, दोस्त नहीं। चुनचे लड़ाते रहते हो। एहराम साहब इन दोनों की एक जैसी बदमिजाजी पर तब कर बोले थे। सालिक के माथे पर बल पड़े थे। इन सारे दिनों में जहाँ अवीम की हालत परेशान कर रखा था, वहाँ इनकी ज़बान के जौहर भी खूब दिल जलाते रहे थे। इनका अवीम बड़बड़ाकर मोबाइल रख किया था। ग्रैंडपा, मेरा शादी का ड्रेस रेडी है ना? वो अचानक इनका हाथ रोक कर पूछ रहा था। सालिक और एहराम साहब चौंक कर इसे देखने लगे। वो तो रेडी है, तुम नहीं रेडी हो। सुकून से पड़े रहो, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं है। तुम काफ़ी देर बैठ सको ना, तुमसे खड़े हुआ जा रहा है। दादा ने नरमी से इसे समझाया। वो जिद पर आ जाता था, रोकना मुश्किल हो जाता। बट ग्रैंडपा, मैं शादी पर ज़रूर जाऊंगा। इट्स माय इवेंट यार, मैं ना हुआ तो क्या फ़ायदा? वो मुंह बिसोड़ कर बोल रहा था। फिर नफ़ी में सर हिलाएं। इट डजेंट मैटर, तुम्हारा इवेंट तुम्हारे बगैर हो जाएगा। तुम्हारी कंडीशन पर नो कम्प्रोमाइज़। सालिक ने दो टोक लहजे में फैसला सुनाया। एहराम साहब भी इनकी बात से मुकम्मल इत्तफाक कर रहे थे। नो, मैं जाऊंगा। मेरी क्यूटी पाई परेशान है कि मैं नहीं आऊँगा। वो समझती है मैं इसे छोड़ जाऊँगा। आई विल गो। वो बिस्तर पर पड़ा था, आवाज़ में अब भी नकाहट थी, मगर वो असली ज़िद्दी अंदाज था, वही मनमानी। यू विल नॉट। आज रात इसकी रुखसती हो जाएगी तो समझ जाएगी तुम नहीं भागे। कहोगे तो यहाँ लाकर मिलवा दूंगा तुमसे तुम्हारी क्यूटी पाई को। सालिक ने आखिरी अल्फाज चबा चबा कर अदा किए थे। अवीम की ज़िद गुस्सा दिला रही थी। मनमानी वो भी करता था, मगर खुद से दो हाथ आगे बेटे की ज़िद बर्दाश्त करना नहायत मुश्किल काम था। वो अपनी हालत ही नहीं समझता था। इसका नाम आबिया है। अवीम को इनका यूं क्यूटी पाई कहना बुरा लगा तो नाक चढ़ा कर टोका। वट एवर, ले आऊँगा, मिल लेना, देख लेना। सालिक लापरवाही से बोला था। अवीम ने बाप को घूरा। सालिक, ज़रा आराम से बात कर लो, क्या नाक पर गुस्सा लिए फिरते हो? मैंने भी तुम जैसे नकचड़े को बर्दाश्त किया था ना। एहराम साहब को सालिक का भी अवीम के साथ ये रवैया बुरा लग रहा था, तभी खफगी से टोका था। मैं इस जैसा नहीं था, अपना इलाज सही से करवाता था। इसको देखे, इसे अमेरिका ज़रूर जाना था, फिर ये हालत करवा कर भी सब्र नहीं आया। वापस आने की जल्दी थी, इतनी मुश्किलों से लाया हूँ प्राइवेट प्लेन करके। इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। दुकान से पूछिएगा क्या हालत थी, मरते मरते बचा था। अब फिर से ड्रामा, और देखिए कैसे घूर रहा है मुझे। सालिक तो भड़क उठे थे। अवीम सर दर्द का कर चुका था इनका। अवीम जो अभी तक घूर रहा था रुख मोड़ गया। और आप तो बात ही ना करें, हर वक्त कहते थे मैं बीपी हाई करता हूँ, इससे कम था मैं तो। सालिक बेटे को सुना सुना कर बाप की तरफ मुड़े थे। अब खुद को देख लो, वो तुम्हें नाक दिखाता है, तुम मुझे सुना रहे हो, एक जैसा ही हो। बीपी तो हाई अब भी होता है। तुमने और तुम्हारे बेटे ने कोई कसर जो नहीं छोड़ी मुझे मारने की। एहराम साहब भी सब्र खो कर दबा दबा चिल्लाए थे। अजीब टेंशन फैला चुका था अवीम। गुस्सा ही गुस्सा था, सुकून नहीं मिल रहा था। और वो खुद अब सुकून से लेटा बाप दादा को बहस करता सुन रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप लोग ज़रा चुप कर जाएं। अवीम पूरा बदला चुका था। दोनों से बोला तो इन्हें लगा इनका दिमाग फट जाएगा। वो इनके बर्दाश्त का नहायत सख्त इम्तिहान था, मगर इन्हें चुप होना पड़ा था। ब्यूटिशियन ने दोनों को तैयार किया तो सारा स्टाफ ही इनकी खूबसूरती से बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। डार्क मैरून कलर मैक्सी इरमा के दराज कद पर खूब जच रही थी। चेहरे पर हम रंग मेकअप ने इसके तीखे हसीन नकूश को मज़ीद वाज़ह किया हुआ था। नहायत बारीक गुलूबन पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेकअप से अटी लंबी स्याह आंखें मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन बालों की कर्ली लीटें कान के पास से निकाली हुई थी। वो खुद को खुद भी शीशे में देखकर हैरान थी। बिल्कुल अलग ही बना दिया था ब्यूटिशियन। बारीक कामदार दुपट्टे का बॉर्डर सर पर बने ऊंचे जूड़े पर टिका हुआ था और बाकी दुपट्टा पीछे की तरफ ही सिमटा हुआ था। स्लीवलेस शर्ट में इसकी नाजुक सफ़ेद बाजुओं पर लगी स्टाइलिश सी मेहंदी का रंग ऐसा था जैसे खून से नक्शो निगार बनाए गए हों। हील पहनकर वो सीधी हुई तो कद मज़ीद नुमायाँ हो गया था। सबकी रश्क भरी नज़रें इसकी फ़िश मैक्सी में वाज़ह होते नाजुक जिस्म और हसीन चेहरे पर जमी हुई थी। यह सब इसने पहली बार पहना था, फिर भी एक्साइटेड थी और अच्छे से संभल कर खड़ी थी। दूसरी जानिब डीप रेड टेल मैक्सी पहनने ही आबिया का सर चकरा गया था। एक लिबास ही इतना भारी था, अभी तो जेवर बाकी थे। इसकी गुलाबी सफ़ेद सी रंगत मेकअप की भारी तह में छुप गई थी। आई मेकअप ब्यूटिशियन ने ज़रा लाइट रखा, फिर भी मेकअप की वजह से आंखें
सुर्खी छिलका रही थी, जबकि डीप रेड लिपस्टिक लगाकर इसके नाजुक होंठों का नन्हा दहाना मजीद वाजिया कर दिया गया था। मेकअप में भी इसके चेहरे की मासूमियत वाजिया हो रही थी। लगता था शीशे की गुड़िया को सजा कर खड़ा कर दिया गया हो, जैसे देख देख कर दिल ही ना भरे। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाकर इसका हिजाब बांध दिया गया, जिसका ताजनुमा बॉर्डर एन जूड़े पर बना हुआ था। पहले जूड़ा और इस पर इतना भारी कामदार बॉर्डर, इससे भारी सर संभालना मुश्किल हो रहा था। मैक्सी की बैग पर भी कपड़ा लगाकर ढक दी गई थी। अवीम ने इसे डराया था, बहुत था, मगर ऐसा मुकम्मल लिबास पहनकर इसके लब मुस्कुराए थे। इसकी एक एक बात पर इतनी तवज्जो दिन ब दिन रूप में सामने आ रही थी। डीप रेड पेंसिल हील देखकर इससे ज़्यादा ब्यूटिशियन परेशान हो गई थी। वो नहायत नाजुक सी छोटी सी गुड़िया लग रही थी, जो बारी लिबास में जाने कितनी मुश्किल से खड़ी थी। ऊपर से ये शूज़ आबिया रूहानसी हो गई, जाने अवीम आएगा या नहीं। ऊपर से इसकी मेहरबानियाँ, भारी ड्रेस और अनकम्फर्टेबल शूज़, इसका दिल घबराने लगा। इन दोनों के साथ आई हुंजा जब इरमा को तैयार देखकर मुतमईन से इसके पास पहुंची तो आबिया को देखकर ठटक कर रुक गई। रोनी सूरत लिए वो सबके दरमियान खड़ी हुई थी, जबकि लड़कियां यकटक इसे देखती दिल खोल कर इसकी तारीफ़ कर रही थी। यूनिक लड़की, ऐसी लड़की जो सबसे अलग हो हर लिहाज से, वो जिसे देखकर लड़कियाँ भी चौंक जाएँ। मुझे हमेशा से ही सबसे अलग चीज़ें अपील करती हैं। इसे अवीम का इंटरव्यू में कहा जुमला याद आया था। आज सच्चाई इसके सामने थी। इसने नफ़ी में सारी लाया। अवीम तब इसे सोच कर ही तो बोला था। हुंजा पागल थी, समझ ही नहीं पाए। ये शूज़ अभी गाड़ी में रखवा दे, वहाँ पहुँच कर पहन लेगी। शी कांट हैंड वॉक लाइक दिस। हुंजा ने इसकी परेशानी ख़त्म करते हुए ब्यूटिशियन से कहा। आबिया को देखकर बेसाख्ता दिल से माशाअल्लाह निकला था। तो आज का ये इवेंट कैसे गुजरेगा इनका? ये तो ड्रेस भी कैरी नहीं कर पा रही। अभी तो इनके हिजाब ने जूली से जान छुड़वा दी है। बस एक हार पहना है मैंने, वो भी इतना भारी था। ब्यूटिशियन मुस्कुराकर इसकी हील्स प्लास्टिक बैग में रखवा रही थी। हुंजा ने फिर से आबिया को देखा। ये जाने और इसका वो अकड़ू हस्बैंड संभाल लेगा। हुंजा ने गहरी सांस भरकर कहा। आबिया को देखा, जिसका जिस्म लरज़ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी, मैक्सी की टेल फिश पर दूर तक फैली हुई थी। हुंजा फिक्र से इसे देख रही थी। अभी वहाँ मौजूद सब लड़कियाँ जानती नहीं थी वो किसकी बीवी है। अगर हुंजा बता दे कि लेजेंडरी गर्ल्स क्रश अवीम खान की दुल्हन है, तो लड़कियों ने शोर मचाकर ही आबिया को बेहोश कर देना था। वो पार्लर की एक दो लड़कियों की मदद से बड़ी मुश्किल से इसकी टेल मैक्सी संभाल कर इसे गाड़ी तक ला पाई थी। ये तो शुक्र था इरमा ने खुद को खुद संभाला हुआ था। इसने परेशानी से आबिया को देखा। अवीम ने बताया था आज अवीम नहीं आएगा। आबिया को कैसा महसूस होगा बिना दूल्हे के रुखसत होकर खाली कमरे में पहुंचना? ना इतना हुस्न सहराने वाला होगा, ना ही इसे संभाल कर सहारा देने वाला। वरना जितनी हसीन वो आज लग रही थी, हक बनता था अवीम इसे देखे और होश गंवा बैठे। हक तो बनता था। इरमा स्टेज पर बैठी थी, मगर सर झुकाकर नहीं दे रही थी। हाला और दिया बार बार इसके पास पहुंचकर सर झुकाकर सीधा बैठने का कहती। वो जिच हो गई थी। कज़न्स के साथ फ़ोटोशूट करवाते हुए भी जहां आबिया से सर उठाना मुश्किल हो रहा था, इरमा से सर झुकाना मुश्किल हो रहा था। बड़ों से भी वो चहक कर मिल रही थी। कुछ लोग इसकी नासमझी पर हंस रहे थे तो कुछ हैरान हो रहे थे। अब वो क्या बताती? इसे व्लादिमीर से कोई झिझक ही महसूस नहीं होती थी। इतना वक्त वो इसके साथ रह चुकी थी कि अब सबसे ज़्यादा रिलैक्स इसके साथ महसूस करती थी। इसे भी ऐसे में शर्म कहाँ से लाती? साथ बैठा व्लादिमीर इसकी खुशी और इसकी माँ खाला की परेशानी पर बमुश्किल अपनी हंसी दबा रहा था। ये सर झुकाने का बार बार क्यों कह रहे हैं? मैं मुजरिम थोड़ी हूँ, दुल्हन हूँ ना। एंजॉय नहीं करने दे रहे मुझे। इनको कहो मुझे तंग ना करें। और जब एक बार दोबारा दूर से ही दिया ने आंखें दिखाकर सीधा बैठने का इशारा किया तो व्लादिमीर की तरफ रुख मोड़कर नाराज़ सूरत बनाकर बोली। वो निचला लब दांतों तले दबाकर बैठा इसे देखता रह गया। नज़र इसके चेहरे से हटने से इनकारी हो रही थी। क्यों ना तुम्हें लेकर चला जाऊँ? सीरियसली मैं भी बहुत तंग हो रहा हूँ सबके दरमियान। वो इसकी तरफ झुककर सरगोशी करता बोला तो इरमा ने हमनक ज़्यादा सूरत लिया इसे देखा। क्यों, तुम्हें भी सर झुकाने का कह रहे हैं? वो हैरान रह गई। बड़ी जालिम थे इसके घर वाले, यानी दोनों को ही मुजरिम बनाने का कह रहे थे। नहीं, मैं सबके दरमियान सर उठा नहीं पा रहा। उठा लिया तो यहाँ सब परेशान ना हो जाए। वो नज़र घुमा गया। मायने खेज जुमला
कहते हुए मुस्कुराहट दबाई। इरमा की खूबसूरती और सिंगार देखकर दिल में हलचल सी मच रही थी। व्लादिमीर, बताओ ना, क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसे कोनी मारकर बार बार मुतवज्जा कर रही थी और सामने रिश्तेदारों से मिलती दिया का सर चकरा गया था। स्टेज पर सबकी नज़रों का मरकज़ बनकर भी वो व्लादिमीर की तरफ रुक करके बैठी मज़े से बोल रही थी। ये तो इन्होंने व्लादिमीर को बड़ी मुश्किल से समझाया था कि सबके सामने ज़रा लिहाज में रहे, वरना इन्हें यकीन था कि ये बेबाक जोड़ा कोई गुल खिला बैठेगा। मुझे बताओ, ये मॉडलिंग कब तक चलेगी? हम यहाँ से कब फ्री होंगे? व्लादिमीर पीछे होकर इसके गिर्द बाजू फैलाता इसे खुद से लगाकर पूछ रहा था। इर्द गिर्द से सब लोग गायब होते जा रहे थे। इसे डर था वो यहाँ दिया की रिक्वेस्ट भूल बैठेगा, क्योंकि इरमा को सिखाना और चुप करवाना तो मुमकिन ही नहीं हो रहा था इसे। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है फंक्शन। इरमा को अभी यहीं बैठना था। पुश्त पर लिपटा व्लादिमीर का बाजू महसूस करके ज़रा खिसकी और इसे घूरा। अपना बाजू हटाओ यहाँ से। मेरा सहारा लेकर क्यों बैठे हो? ड्रेस मेरा हैवी है, मुझे सहारे की ज़रूरत है। वो नाक चढ़ाकर बोली और इसे धक्का दिया। व्लादिमीर हंसकर बाजू हटा गया। अच्छा, आओ मेरा सहारा लेकर बैठ जाओ। थक गई हो तो रूम में ले जाऊँ सहारा देकर? वो शरारत से बोलता आखिरी जुमले पर शौक हुआ। मामा ने कहा था घर जाने या रूम में जाने का व्लादिमीर से मत कहना। अगर थक जाओ तो मुझे कहना, इसीलिए तुम आराम से बैठो, मैं मामा को बता दूंगी जब जाना होगा। इसकी बात पर व्लादिमीर का चेहरा कहकर दबाने के चक्कर में सुर्ख हो गया। यकीनन मिस दयाला अपनी बेटी की बेशर्मी पर पर्दा डालना चाहती होंगी, क्योंकि वो अपनी जहानत के बदौलत इसे बैठी थी। ओह अवीम भी, ओह गॉड, माय हैंडसम ब्रदर। अचानक इरमा की नज़र सामने से आते अवीम पर पड़ी तो चीखी। व्लादिमीर भी चौंक कर सामने देख रहा। सब ही शौक से अपनी जगह से उठकर इसे देख रहे थे। स्याह मुकम्मल कुर्ता शलवार, स्याह हमरंग वास्केट पर गले में कैमल कलर शॉल डाले, चेहरे पर हल्की सी सर्दी थी मगर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इस हाल में भी बेहद वजीहा लग रहा था। आज भी वो सबकी नज़रों का मरकज़ बन रहा था। कहा था ना रेस्ट करना, क्यों आए हो अवीम? सालिक तीर की तेज़ी की तरह इसके पास पहुंचकर दांत पीसे। लहजे में परेशानी थी, फिक्रमंदी से बेसाख्ता इसके गिर्द बाजू फैलाए, जैसे सहारा दिया। मैंने भी कहा था मैं आऊँगा, सुनते ही नहीं आप मेरी बात। अब मूड अच्छा करें। ठीक हूँ मैं, अवीम इनका सहारा लेकर मुस्कुराते हुए बोला। लहजे में वाज़िया कमज़ोरी थी और अब यकीनन इसके लिए मज़ीद ठहरना भी महाल हो रहा था। तुम्हें बाद में देखता हूँ भाई के चमचे। सालिक ने पीछे खड़े दखान को घूरा और इसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। नोयान और दखान के अलावा भी कुछ मर्द इनके साथ चल रहे थे। सबको ही इसकी परेशानी सता रही थी मगर वो लापरवाह सा सामने आबिया को देखने में मगन था। दखान मुंह बसोरता शिफा के पास पहुंच गया, जो एक सोफे पर सुकून से बैठी थी। इसे देखकर खुशी से सीधी हुई और साथ जगह पर आई। दखानवार फतगी से इसे देखता पास बैठा। बहुत प्यारी लग रही हो। सॉरी, अमीन भाई ने इतनी इमरजेंसी में बुलाएगा, जाना पड़ा मुझे। इसका हाथ नरमी से थाम कर लबों से लगाकर माजरत की तो वो बौखला कर यहाँ वहाँ देखने लगा। सबके दरमियान भी दखान की ये हरकत नहीं रुकती थी और अब इसके गिर्द बाजू फैलाकर बैठा हुआ था। अमीन भाई कैसे आ गए? अब ठीक है? शिफा ने अमीन की तरफ देखकर पूछा। दखान संजीदा और नफ़ी में सर हिला। खाक ठीक है, मगर इनको रोक भी कौन सकता है? बस ड्रेसिंग करके लाया हूँ। दुआ करो ठीक रहे, वरना सालिक चाचू मेरा कत्ल कर देंगे। दखान पर शान सा स्टेज की जानिब जा रहा था। शिफा इनकी रोनी सूरत देखकर हंसी दबा गई। दूसरे सोफे पर आबिया अकेली बैठी थी। सर झुका हुआ था, भारी ड्रेसिंग से कंधे जैसे ढिलक रहे थे। कमर इतनी सी देर में अकड़ गई थी। अवीम के आने पर आंखें नम हो रही थी। दिल भर आया था मगर बमुश्किल जब्त किए बैठी रही। सर उठाना अजाब लग रहा था। सब क्या सोचेंगे, अकेली दुल्हन है। अवीम के बगैर यहाँ बैठना इसे शर्मिंदा कर रहा था। हालांकि काफ़ी देर शिफा और हुंजा इसके पास बारी बारी बैठी रही थी। हाला भी बार बार आकर बैठती थी मगर वो नहीं था जैसे होना चाहिए था। आज तो ज़रूर। गहरे गहरे सांस भरती वो आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इसे यकसर अंदाज। ना सर उठा कर किसी को देखना, ना ही समाते काम कर रही थी। हिम्मत ही खत्म हो गई। अचानक इसे अपने गिर्द अजीब हलचल से महसूस हुई, जैसे बहुत से लोग स्टेज के जानिब बढ़ रहे हैं। हाला, दिया, मिसेस मारिया भी स्टेज पर पहुंच गई थी। वो अकड़ चुकी गर्दन को हरकत देने की नाकाम कोशिश करती फिर से वैसे ही बुत बन गई। अवीम के स्टेज पर चढ़ते ही इरमा भाग कर इसके पास पहुंची, गले लगी। व्लादिमीर भी उठाया था। ओ कैंडी माय डार्लिंग, यू आर लुकिंग प्रीटी। इसके गिर्द बाजू फैलाकर खुद में भींचता वो मोहब्बत से बोला। पीछे हुआ तो इरमा ने हमेशा की तरह बारी बारी आगे करते अपने गालों पर किस करवाई थी। माँ, दादी और खाला की फिक्रमंदी और मोहब्बत से चूमने और गले लगाने पर वो मुस्कुरा रहा था। बिठाने दें इसको ज़रा, ही मस्ट बी टायर्ड। साली के कहने पर वो परेशानी से
पीछे हुई थी। इट्स ओके, आई एम फाइन, एंजॉय करें। अवीम हाथ उठाकर अपने ज़ख्मों से उठता दर्द दबाकर हल्की आवाज़ में सबको तसल्ली दे रहा था। यू आर नॉट ओके, एक दिन रेस्ट नहीं हुआ तुमसे। व्लादिमीर भी दूसरी तरफ से सहारा देकर इससे बोला था। इरमा वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी। आई एम ओके, आज के दिन सब्र नहीं हो रहा ना? व्लादिमीर के कान में सरगोशी शौक़ी से कहकर आबिया की तरफ कदम बढ़ा गया था। आबिया इसके पास आने पर झटके से सर उठाकर देख रही थी। वो आ गया था, बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अवीम को सालिक सोफे पर एहतियात से बिठाकर पीछे हो गए थे। इसके परफ्यूम की खुशबू आबिया को बुरी तरह अपने गिर्द फैलती हुई महसूस हो रही थी। अवीम ने इसकी तरफ देखा, जो मुंह खोले बेयकीनी से अब भी इसे तक रही थी। इसके देखने पर गड़बड़ा कर सर झुका गई। अवीम सोफे से पुश्त टिकाए अपने सांस बहाल कर रहा था। यहाँ आने तक इसकी हालत ख़राब हो गई थी। इसने स्याह लिबास का इंतखाब इसीलिए किया था, अगर ब्लीडिंग होने लगे तो कोई देख ना सके। आबिया का दिल पूरी शिद्दत से धड़ धड़ कर रहा था। वो इसे बिल्कुल जोड़कर बैठा था। आबिया दूर भी नहीं हो पाई थी। कपकपाते हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो अपनी घबराहट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक अवीम ने इसका मेहंदी से भरा लर्जता हाथ थाम लिया था। तुम ठीक हो आबिया? इसके हाथ को अपने भारी हाथ की गिरफ्त में नरमी से लिए वो इसी मेहरबान लहजे में पूछ रहा था। आबिया का दिल रुक सा गया। जी, और आप ठीक है ना? वो परेशानी से सर उठाकर इसे देखकर पूछने लगी। अवीम तो इसे देखकर रह गया था। इसका दिल पागल हो रहा था। आबिया का रूप, इसकी फ़िक्र, इसकी खुशबू, इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। गंग होकर वो रह गया। आबिया इसका हाथ हल्का सा खींच कर इसे पुकारा। जी। वो जी जान से मतवजा है। मैं हॉस्पिटल वापस नहीं जाऊँगा बस। वो भारी आवाज़ में इसकी तरफ झुक कर बोल रहा था। आबिया को समझ ना आई इस बात का मतलब क्या है। आपको किसने कहा जाए? आप ठीक है ना? वो परेशान हुई। इसे तो कहा था मामूली सी तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल वापस जाने की बात क्यों कर रहा था? इसे घबराहट होने लगी। अवीम का चेहरा तक रही थी, जर्द कमज़ोर सा, आंखों के गिर्द हल्के, होंठ कुछ फीके से हो रहे थे। वो दिलकश लग रहा था मगर ठीक नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। वो इसके हाथ देखते हुए बोल रहा था। अवीम वो फिर से रोहानसी होती पुकार उठी। मेरी हील्स बहुत बड़ी हैं और ये ड्रेस भी। मैं यहाँ स्टेज पर आते हुए बार बार लड़खड़ाती थी। सब मुझे देख रहे थे। मैं वापस कैसे जाऊँगी? वो बच्चों की तरह अपनी फ़िक्र इसे बताते हुए आंखें भर लाई थी। लाड उठाने वाला मौजूद था तो लहजा खुद ब खुद लाड जिताता सा हो गया था। मैं हूँ ना जाने अवीम, गिरने नहीं दूंगा। इसके सर के पीछे हाथ रखकर रुख अपनी तरफ करते हुए इसके माथे से अपना माथा टिकाकर बोला। आबिया के गाल सुर्ख हुए होते तब उठे थे, सूं सूं करती आंसू पी रही थी। लर्जते हाथ अवीम के दूसरे हाथ की नर्म गिरफ्त में दबे हुए थे। इरमा की बेशर्मी से चौंक चुकी हाला और दिया अवीम को निहाल होती नज़रों से देख रही थी। इसकी हरकतें बता रही थी वो काफ़ी हद तक ठीक है। आप फिक्र मत करें चाचू, भाई के जख्मों की ड्रेसिंग करके लाया था, अब भी चेक करूँगा, कुछ नहीं होगा। देखे तो सही कितने खुश हैं वो। दखान सालिक को यकीन दिलाता स्टेज की तरफ इशारा कर गया। सालिक ने इसकी तरफ देखा। वो आबिया के पास बैठते ही जैसे जी उठा था। वो तो इसकी हरकतें भी बता रही हैं। सालिक इसकी तरफ देखते हुए जिताकर बोले थे। दखान ने कहकर लगाया, फुलिश बॉय। सालिक बेख्तियार अवीम को देखकर बड़बड़ाते मुस्कुरा दिए। इसके घर आते ही दखान इसका साया बन गया था। सब औरतें और लड़कियां रात के दुल्हनों को घेरे में लिए रस्में कर रही थी। लड़के दुल्हों के गिर्द जमगट्टा बनाए बैठे थे। अवीम बहुत कोशिश कर रहा था जाहिर ना करे, मगर चेहरे पर तकलीफ़ के आसार से नज़रों में रख कर बैठे व्लादिमीर और साया बने बैठे दखान ने देख लिए थे। दखान परेशान से पहलू बदल रहा था। ये कैसे सबके दरमियान अवीम की हालत पर तशवीश जाहिर करें। सालिक देख लेते तो खैर ना होती। शोर भी मचाता और अवीम खुद भी इसे ना बख्शता। व्लादिमीर झटके से उठा था। सब लड़कों ने इसे देखा। पहले ही सब काफ़ी झिझक महसूस कर रहे थे इससे। ऊपर से इसकी संजीदा शक्ल इस वक्त ख़तरनाक हद तक संजीदा हो रही थी। बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो अवीम का बाजू थाम कर सहारा देते इसे अपने साथ ले गया। एहराम साहब और जयान मतवज्जा हुए, जबकि सालिक परेशानी से बेख्तियार खड़े हुए। वो बात करनी थी व्लादिमीर भाई ने। सब ठीक है, दखान ने जल्दी से सबको वजाहत दी और यहाँ वहाँ बहाने से टहलता नोयान को इशारा करने लगा। सब ठीक है ना दखान, कुछ कहना है? वो समझकर उठा और दखान के पास पहुँच गया। घर से मेरा बैग ले आए ये प्लीज़, मैं तब तक जाकर भाई की ड्रेसिंग चेक करता हूँ। दखान के परेशान चेहरे को देखकर नोयान ने लब भींचे और फ़ौरन घर की तरफ बढ़ गए। वहाँ व्लादिमीर अवीम के कहने पर सीधा इसके रूम में ले गया था। रूम वैसे ही सिंपल था, क्योंकि अवीम के आने और आबिया की रुखसती आज रात करने का बिल्कुल इरादा नहीं था।
इसे बेड पर बिठाया। अवीम तकलीफ बर्दाश्त करने के चक्कर में बिल्कुल सफ़ेद पड़ रहा था। पीछे तखान भी भागा भागा आया था। जल्दी से इसकी वास्केट उतारी। हाथों पर नमी महसूस होती हुई तो हाथ सामने किए और इसका रंग उड़ गया। फिर से खून आ रहा था। वो सर्जन था, इसने कई ऑपरेशन किए थे। खून देखना अनोखा नहीं था, मगर अवीम इस वक्त मुसलसल बैठने की वजह से पेट के जख्म से यूँ ब्लीडिंग स्टार्ट होना खतरनाक था। वो अवीम की यह हालत नहीं देख सकता था। हेलो डी खान, तुम अभी ये अपना औरतों की तरह रोने का सेशन ना स्टार्ट करना। ड्रेसिंग करो जल्दी से और मुझे पेन किलर दो, मर नहीं जाऊंगा। ज़रा सा ज़ख्म ही तो है। सब ने पता नहीं बच्चा समझ लिया है मुझे। वो अपनी बेबस हालत से बुरी तरह चिड़चिड़ाता हुआ दखान पर चढ़ दौड़ा था। सांस ऐसे फूल रही थी जैसे भाग भाग कर आ रहा हो। व्लादिमीर परेशानी से इसके ज़ख्म देख रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। सब ने कहा था मत आओ। यू आर जस्ट मेकिंग यू सेल्फ मोर एंड मोर वीक। तुम बस खुद को मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर बना रहे हो। व्लादिमीर ने इसके यूं बोलने पर गुस्से से झाड़ा तो वो चुप सा हो गया। नोयान सामान ला चुका था। अब घबराया हुआ अवीम की दूसरी तरफ बैठा था। अभी तो आप बिया को उठाने का शौक़ भी पूरा करना चाहते थे। मैं और नोयान आगे ना होते तो आपने वहीं बिया समेत गिर जाना था। अपनी कंडीशन देखें और अपने शौक़ मिला खता करें। तरस नहीं आता खुद पर? दखान के तेज़ी से चलते हाथों से कहीं ज़्यादा तेज़ ज़बान चल रही थी। अवीम ने इसे घूर कर देखा। ज़ुकाम को लगाम दो अपनी, बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। इसे गुस्से से रोकना चाहा, मगर ऊंची आवाज़ से भी पेट का ज़ख्म दर्द करने लगता तो कुर्राह कर चुप कर जाता। आप ना भाई ज़रा चुप पड़े रहें, वरना मैं सालिक चाचू को बुला लूँगा। अभी सारे नखरे निकाल देंगे। नोयान की नाराज़ धमकाती आवाज़ पर तो अवीम का दिमाग घूम गया था। कैसे कैसे लोग अब रोब झाड़ने लगे थे। इस पर दांत जमाए दर्द बर्दाश्त कर रहा था। इन दोनों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दखान ने फुर्ती से ब्लीडिंग रोकी और ड्रेसिंग चेंज करने लगा। नोयान उठकर बाहर निकला और चुपचाप खुद दूध गर्म करके ले आया। इसे पेन किलर दी। आई थिंक इसे नींद का इंजेक्शन लगा दो। इसकी हीरोगिरी यहीं तक बहुत थी। व्लादिमीर ने जलकर मशवरा दिया। अवीम के खून से भरी कॉटन से डस्टबिन भर चुका था। तीनों इसकी हालत को लेकर फिक्रमंद हो रहे थे। एक एक से बदला लूँगा मैं। कर लो ज़बान दराजियाँ। बिस्तर पर क्या सोया, सबके तेवर ही बदल गए हैं। अवीम रुक रुक कर बोल रहा था। तकिए पर बेबसी से सर पटक रहा था। दखान नोयान तेज़ी से पुरानी पट्टियों और खून से भरी कॉटन को ठिकाने लगा रहे थे। व्लादिमीर ने तब तक दखान का बैग समेट कर बंद किया था। मेरा ब्लैक ट्राउज़र शर्ट उठा दो प्लीज़। अवीम को अपने ख़राब कपड़ों का ख्याल आया तो कहा। नोयान जल्दी से इसकी वार्डरोब से शर्ट ट्राउज़र ले आया। चेंज करवा दूँ? मैं हेल्प करूँ? मैं आऊँ? व्लादिमीर के साथ साथ दखान नोयान ने भी ऑफ़र की तो अवीम रुक कर तीनों को देखने लगा। वो देख रहे हो सीटिंग एरिया, वहाँ शक्ल गुम कर जाओ तीनों। माजूर नहीं हुआ मैं कि मदद लूँ। वो सारी मदद लेकर बेमरवती से बोला। तीनों इसे घूरते आंखें दिखाते चले गए। दखान ने स्लीपिंग एरिया के पर्दे भी बराबर कर दिए। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से चारों चौंक गए। पसीने ऐसे छूटे जैसे चोरी पकड़ी गई। यस यस यस, बाहर मौजूद तीनों ने ही एक ज़बान होकर कहा। अवीम बेचारगी से संभल कर चेंज कर रहा था। हरकत से दुखने वाले ज़ख्मों पर बेसाख्ता करा निकली तो लब भींच कर आवाज़ दबा गया। वो हम आबिया को लाए थे, थक गई है ना? दियाला ने अंदर दाखिल होते हुए वजाहत दी और हैरत से बुत बनकर खड़े इन तीनों को देखा। व्लादिमीर माजरत करके इनके साइड से सर झुका कर निकल गया। वो दोनों भाई हमन्नुक से खड़े रहे। अब निकलोगे या ये जहमत भी खुद करूं? अवीम की आवाज़ पर इन्हें इशारा मिल चुका था। जल्दी से सारी लाते निकल गए। हाला और दिया आबिया को स्लीपिंग एरिया में लाए तो वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए निमतराज था। मैंने सोचा ज़्यादा देर बाहर ना बैठूं। वो ब्लैक ड्रेसिंग में नरमी से मुस्कुराकर माँ और खाला को वजाहत देता पैरों में पड़ा। कंफर्टर खींचने की कोशिश करने लगा। दिया ने जल्दी से आगे बढ़कर कंफर्टर खोलकर इस पर सेट किया। तुम ठीक तो हो ना अवीम? दर्द तो नहीं? वो परेशानी से उसका जर्द चेहरा देखती इसके बिखरे बाल सेट करती आहिस्तगी से पूछ रही थी। हाला ने आबिया को बेड पर बिठाया और इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इन दोनों को इसकी हालत का पता था। ये अच्छा किया मेरी जान, अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। इसे प्यार से चुमकर समझाती दोनों बाहर निकल गई। अवीम ने आबिया को देखा जो बेचारी इसका पसंद किया ड्रेस पहनकर ही फंस गई थी। व्लादिमीर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने इल्मा सोफे पर बैठी जो कर अपनी सैंडल्स के स्टेप्स खोलने में मगन थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके सामने जाकर बैठा। ये नहीं खुल रही। क्या अब मैं सारी रात पहनी रहूँगी ये शूज़?
वो व्लादिमीर को देखकर परेशानी से बोली थी। इसके पैरों के पास ज़मीन पर घुटना टेक कर बैठते और झुककर पाँव देखने लगा। रिलैक्स, आई कैन हेल्प। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। वो मेहंदी लगे सफ़ेद पाँव देखकर मुस्कुराया, तारीफ करते हुए पाँव के ऊपर की जगह लगी स्टेप्स को आराम से खोलने लगा। मम्मी ने कहा था हेल्प कर दूंगी, वेट करना। वो बिया को रूम में ले गई, मैं खुद आ गई। ओके, ये सब अच्छा है, इतना भी नहीं कि अब बैठी रहती। अब देखना सुबह मामा इस बात पर खफा होंगी। और शूज़ कोई मैंने थोड़ी ये वाले लिए थे, खुद ही पसंद कर आई। बिया के अच्छे थे, कोई स्टेप नहीं थी। देखा, निशान पड़ गए हैं। ये कोई पहनने वाले शूज़ थे भला? वो खुद भी वैसे ही झुककर जायज़ा लेती मुसलसल बोल रही थी। व्लादिमीर मुस्कुराते हुए इसके दोनों पैर आज़ाद करवाता सोफे पर इसे सीधा करके बिठा गया। पाँव भी ऊपर रखे जो इन शूज़ की वजह से सुर्ख हो रहे थे। इट्स ओके, पेन तो नहीं हो रही ना? वो पास बैठकर सुर्ख निशान का जायज़ा लेकर पूछ रहा था। इरमा को सोचकर पैरों को देखती रही। निशान तो थे मगर दर्द तो बिल्कुल नहीं था। मगर ऐसे कैसे? पेन है, ऑफ कोर्स पेन तो होगा। निशान देखो। नफ़ी में तासुब से सर हिलाती वो पाँव घुमा घुमा कर देखती कह रही थी। वो इसके ड्रामे खूब समझ रहा था, फिर भी हंसते हुए नरमी से दबाने लगा। इरमा मज़े से अपना जेवर उतार रही थी और उतार कर व्लादिमीर की गोद में रखने लगी। यह क्या हरकत है? टेबल पर रखो या सामान। वो जो इतना मेहरबान बना हुआ था इसके पाँव अपने पास रखे दबा रहा था। फ़ौरन नाक चढ़ाकर पैर हटाता इसे टोक गया था। अच्छा हाँ, रख देती हूँ, गुस्सा क्यों करते हो? वो बुखलाकर सब उठाती टेबल पर रखने लगी। व्लादिमीर की नाजुक मिजाजी पर यह फिलावत चुप रहा था। मैं चेंज कर लूँ? इरमा ने इससे इजाज़त ली तो टेबल से सामान समेटता वो चौंक कर इसे देखने लगा। कर ही लो, या वो भी मैं ही करवाऊँ अब? इसका इशारा जूते उतारने की तरफ था। वो जज्ब हुई। हुंजा आपी ने कहा था खुद से चेंज मत करना, पूछ कर करना, इसीलिए पूछा है। वो मुँह बनाकर वजाहत दे रही थी। इसे जिसने जो भी समझाया था वो साथ साथ व्लादिमीर को तफसील दे रही थी। वो कहकर लगाकर उठा और इसके सामने हाथ बढ़ाया। इरमा ने नासमझी से हाथ थामा तो वो खींच कर खड़ा करता बेड पर ले आया। गुलाबों से भरी सेज और फूलों की खुशबू ने माहौल को ख्वाबनाक कर रखा था। बस चेंज मत करो, मुझे देखने दो। और क्या क्या समझाया था सबने? ऐसा करो अभी बता दो, फिर तंगी नहीं होगी। वो इसे बेड पर बिठाकर इसके करीब बैठता शरारत से पूछ रहा था। जब कोई बेवकूफ़ हाथ लग जाए तो कितना मज़ा आता है मज़ीद इसे पागल बनाने में। आज व्लादिमीर को ये बात खूब समझ आ रही थी। जैसा तुम कहूँ वैसा करूँ, ड्रेस पूछे बिना ना चेंज करूँ, तारीफ़ पर ज़्यादा शौक़ी ना दिखाऊँ। हुंजा आपी ने बिया और मुझे समझाया कि ओ गॉड। वो जैसे कुछ याद आने पर सर पर हाथ मार कर बोली। क्या हुआ? इसे कब से तकते हो? व्लादिमीर ने पूछा। इन्होंने कहा था जैसे ही तुम रूम में आओ मैं पहले पानी मांग लूँ। वो तो मैं भूल ही गई। वो ताज्जुब से बोली और व्लादिमीर इस अजीब बात का बैकग्राउंड समझने की कोशिश में लगा हुआ था। और इससे क्या होता? क्या तुम्हें प्यास लगी है? वो सीधा होकर साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डालने लग गया। इरमा तो बस सदमे में जा चुकी थी। इससे सारी ज़िंदगी मेरे रूम में रहते, मेरी बात मानते और व्हाट इज़ दिस, हाउ फुलिश। विलाद तो इसकी बात पर झटका खाकर सीधा हुआ था। वो कैसे अजीब बात कर रही थी। एक पानी का गिलास मांगने से रोब इसका जी चाह कहका लगाए। अजीब सोच और अजीब मंसूबे थे। सर झटका और पानी का गिलास अपने मुंह से लगा लिया। इरमा अब सर पर लगी पिंस खोलने की कोशिश कर रही थी। पानी ना मांगने का सदमा अब भी बाकी था। हेल्प कर दो, मुझे तो अब लग रहा है सर पर पत्थर बंधा है। ओह, These marriage events are so tired। वो पिंस खींचने के चक्कर में बाल खींच रही थी। एक मिनट पहले मेरी तरफ देखो और वही शक्ल बनाओ जो अभी बनाई हुई थी। पानी ना मांगने पर, व्लादिमीर रोकने पर वो रुकी, ज़रा सोचा और फिर रूहान सी सूरत बनाती होंठ लटका गई। इसने मोबाइल में पिक्चर्स बनाई। गुड मेमोरी, तुम्हारा ये फुलिश प्लान याद रखूँगा। वो पिक्चर देखकर हंसता जा रहा था। पानी और रोब इरमा को सदमा हुआ। वो इतनी बुरी शक्ल बनाकर इसकी पिक्चर ले चुका था और मतलब सारी ज़िंदगी ये ताना देगा। मुंह फुलाकर इसे घूरा तो वो इसकी तरफ झुककर इसके फूले फूले रुखसारों को शिद्दत से चूता इससे सुर्ख कर गया था। अचानक ही मूड बदल गया था। व्लादिमीर अब पिंस उतारने में मदद कर रहा था। इसे भारी जोड़े से आज़ाद करवाते ही सारे बाल खोलकर इनमें उंगलियां चलाकर सीधा किए। ओह थैंक्स, आई एम इजी नाउ, एक्सक्यूज़ मी। वो मुस्कुराकर बोलती उठकर जाने लगी। इरादा चेंज करने का था
बोझ उठा उठा कर दिन में तारे नजर आ रहे थे। यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड। व्लादिमीर ने इसे खींचकर खुद से लगाया। वो बौखला गई। चेंज ही तो करने जा रही हूँ। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? धक धक करते दिल को संभाल कर नाराजगी से बोली। इसने बिना जवाब दिए पेशानी पर लब रखे। इसकी बोलती बंद हो गई। थक गई हो ना, तो बस सो जाओ। और कितना बोलती हो बेकल्प, सारा दिन कम बोली हो क्या जो अब भी? वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर खुद में समेट गया। अपना जुमला पूरा करने से पहले ही तासुब से सर हिलाता इसके रुखसार छूने लगा। वो हैरत सही नहीं निकल रही थी, खुद भी तो बोल रहा था और बोलती रही थी, तो क्या हुआ? बहानेबाज। अपना तो सिंपल सा कुर्ता शलवार था, इसे इसी भारी लिबास में सीने से लगाए मज़े से सोने का कह रहा था। इरमा के पास लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। थकन तो वाकई थी, ऊपर से व्लादिमीर के बालों में नरमी से चलती उंगलियां इसके चेहरे को जलाता। इसका लम्स वो सुर्ख होती इसके सीने में मुँह छुपा गई। आज तो भाग जाने का सीन नहीं था। पैर दबवाकर खिदमत करवा चुकी थी, इसके कान भी खा चुकी थी, छोटी मोटी मनमानी करने दी। चलो ठीक ही तो था, इसका भी तो कोई हक था ही। ऐसा शरीफ अच्छा बच्चा वो भी नहीं था, हर वक्त चुपचाप नखरे उठाता जाए। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा है बेकल्प। इसे खुद में बींचता वो सरगोशी में बोला था। इसके अल्फाज नहीं समझ पाई, मगर इसका लहजा समझती थी। वो कितनी मोहब्बत करने लगा था इससे, यह भी समझती थी। वो जब बहुत दीवाना होता था इसके लिए, तब अरबी में छुपा कर इजहार कर देता था, और ये भी समझती थी फिर सब अल्फाज बेमायनी थे। विलाद के लिए भी वही अल्फाज सहारा थे, मोहब्बत का, इजहार का, दीवानगी का। इसे सब बता कर भी छुपा जाने का वाहिद सहारा थे। इरमा के लिए इसका लहजा और इसका अंदाज ही इसकी मोहब्बत का इजहार होता था। वो इतने भारी लिबास को संभालती समझ नहीं पा रही थी अपनी अकड़ती कमर कहाँ टिकाए। हुंजा का इर्शादात इससे भी याद थे कि ड्रेस अवीम के कहे बिना चेंज नहीं करना। यहाँ अवीम कुछ बोले तब ना। वो तो वर्फता निगाहों से इसके हसीन रूप को तक रहा था। वो आज इसके सामने इसके लिए 16 श्रृंगार किए बैठी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आबिया, ये ड्रेस तंग कर रहा है, चेंज कर लो। एंड सॉरी माई हार्ट, मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया करते हुए नहीं सोचा था ऐसी कंडीशन आ जाएंगी। वो नरमी से इसे पुकार कर बोल रहा था। ग्रे आंखों में सजा गुलाबीपन और भारी लहजा आबिया को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। नज़र उठाकर अवीम को देखने की हिम्मत इसमें बिल्कुल नहीं थी, इसलिए जल्दी सर हिलाती उठने की कोशिश करती वह मुश्किल गिरती पड़ती ड्रेसिंग रूम तक पहुंची, और पहुंचते ही दरवाज़ा ठक से बंद कर दिया। बेड पर नीमदराज अवीम कंफर्टर सीने तक खींच कर बदमज़गी से मुंह बसोड़ गया। जाने वो अंदर कौन सी जंग अजीम लड़ने लग गई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आबिया, इज़ एवरीथिंग ओके? अवीम ने कुछ ज़्यादा ही देर होने पर इसे परेशानी से पुकारा। इसे लगा वो अंदर ही सो चुकी होगी। दरवाज़ा खुला। वो अपनी जोड़ली हिजाब और भारी लिबास के साथ साथ बाल खोलकर हल्की फुल्की हो चुकी थी। सिंपल प्लेन बेबी पिंक ड्रेस पहने वो इसके सामने खड़ी थी। वो धोदिया गुलाबी रंगत में ड्रेस का कलर भी जैसे शामिल हो गया था। खुले शहद रंग बालों की आवारा लिटें चेहरे के गिर्द फैली अवीम का दिमाग ख़राब कर रही थी। कन्फ्यूज सी बार बार सर पर आंचल टिकाती नज़रें झुकाए खड़ी थी। अवीम सब भूले जैसे इसे हिफ्स करने में लगा हुआ था। मैं वो मेकअप रिमूव कर रही थी। इसके पत्थर पर पड़ जाने पर वो खुद ही वजाहत देने की कोशिश कर रहा था। जब वो ख्वाब से जागा, तुम्हें ड्रेस चेंज करने का कहा था, तुम तो बिल्कुल ही सिंपल लुक्स में आ गई। इसके दुले दुलाई शफाफ चेहरे को तकते हुए नाराज़गी से बोला तो वो बौखला गई। परेशानी से पहलू बदला। पहले दिन ही नाराज़ कर बैठी थी। अवीम को हुंजा, हाला और शिफा की समझाई हर बात और नसीहत भूल गई थी। मैंने समझा कि मैं ऐसे समझ ना आई क्या वजाहत थी। घबराकर अवीम को देखा। यहाँ आओ, ज़रा करीब से देखना चाहता हूँ अपनी नाफरमान बीवी को, जो हमेशा उल्टे काम करती है। वो मुस्कुराहट दबाई इसकी घबराहट को एंजॉय करता हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर बोला। आबिया ने आगे बढ़कर झुकते हुए इसका हाथ थामा और इसके पास बैठ गई। हाथों में लग्जिश बढ़ चुकी थी। दिल बागी सा धड़ धड़ कर रहा था। वो इसकी मेहंदी से भरे नाजुक हाथ लबों से लगाकर नजर इसके चेहरे पर जमा गया था। आबिया ने गर्दन इतनी झुका ली कि सर उतर जाने का खतरा हो गया। क्या था वो इंसान? बस देखता था और बेजान कर देता था। लेट जाओ, थक गई होगी ना तुम। वो इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ लिटाता इसका सर अपने बाजू पर रख गया था। कंफर्टर इस पर सेट करने की नाकाम कोशिश की। वो चाहता था आबिया इसकी
कंडीशन ना समझे, इसने थकन का बहाना बना दिया। वो इसे नहीं बता सकता था, वो अपने ज़ख्मों की वजह से मज़ीद बैठ भी नहीं सकता। इसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मगर वो इस वक्त इसके पास था। आबिया ने इसका यूं लेटे रहना और ज़्यादा हरकत ना करना महसूस कर ही लिया। बेसाख्ता इसके चेहरे को देखा, पता नहीं क्यों वो मुस्कुराता हुआ भी ठीक नहीं लग रहा था। लगता था तकलीफ़ में है। आप ठीक हैं अवीम? वो कंफर्टर अपने साथ साथ इस पर भी सेट करती। बस जिस अंदाज से बोली थी, अवीम चौंक कर इसे देखने लगा। फिक्र करती हुई परेशान सी इसे तकती, पास लेटी हुई। इसे अपना बनाने का तो बहुत सोचा था, मगर इसकी अपने लिए ऐसी फ़िक्र और ऐसी परवाह का तो अवीम ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वह दीवाना वारिस के मासूम से नक्श अपने लबों से छूता इसे बुरी तरह परेशान कर गया था। अवीम, आबिया ने बेसाख्ता हाथ इसके सीने पर जमा कर इसे दूर किया तो वो कराह कर रह गया। क्या हुआ आपको? सॉरी, मैं तो आप ठीक हैं? आबिया ने घबरा कर इसे देखा। वो सर तकिए पर रखे गहरे गहरे सांस भरता जैसे दर्द बर्दाश्त कर रहा था। होंठ और चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गए जैसे खून निचोड़ लिया गया हो। आबिया रोने वाली हो गई। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे, रिलैक्स। वो जब्त करता अटक अटक कर इसे रिलैक्स करने लगा। वो लब नीचे पड़ा था, इसे तकती रही। सुनो, तुम नींद में हाथ पाँव तो नहीं चलाती हो ना? कुछ संभलने पर इसने परेशानी से आबिया को देखकर सवाल किया। वो पहले इस बात फिर नफ़ी में सर हिलागी। अब ये बात इसे खुद भी कंफर्म नहीं थी। अवीम, आबिया का सबर जवाब दे गया। वो इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देख रही थी। अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पहली बार दिलेरी का मुजाहरा करती खुद अवीम के सीने से लग गई। वो रो रही थी। वो शॉक्ड हुआ। आप ठीक नहीं हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बच्ची नहीं थी। इसे नज़र आ रहा था अवीम जैसे एक्टिव इंसान का यूं सहारे से चलना और बिस्तर पर सीधा पड़े रहना। इसे समझ आ रही थी वो तकलीफ़ में है, कोई बात है जो छुपाई जा रही है। इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। अवीम का कमज़ोर चेहरा, नकाहत ज़दा आवाज़ इसे रुला रहा था। माई डार्लिंग वाइफ, आज मुझे मारना चाहती हो क्या? वो इसके नरम नाजुक वजूद के गिर्द एक बाजू फैलाए खुद में समेट गया। चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। हैरत ही हैरत थी। आबिया में ऐसी तब्दीली वो नहीं समझ पाया। वो इसकी हालत को ना जान कर भी कितनी बुरी तरह डर गई थी। जान लेती तो जाने क्या होता। इसके नरम बालों में चेहरा छुपाता सुकून से आंखें मूंद गया। अब दर्द कहाँ महसूस होना था। अब जो लम्स मिला था वो किसी नशा आवर नींद की दवा से कहीं पुरअसर था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।